आज के इस श्रेष्ठ कला संगम के कार्यक्रम में मुझे पोस्ट कोविड हायर एजुकेशन के ऊपर जो चैलेंजेस तथा किस प्रकार के सॉल्यूशंस आगे काम आएंगे उसके ऊपर एक 30 मिनट के लिए बोलने के लिए एक अवसर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम राज नेहरू है और मैं श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ तथा मेरे पास हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन का भी अतिरिक्त पदभार है। और इस समय हरियाणा के अंदर हम लोग इस कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ड्यूअल एजुकेशन मॉडल में हायर एजुकेशन डोमेन में प्रोग्राम्स को चला रहे हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो सर्वप्रथम जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी ऐसी त्रासदी के बारे में बात कर रहे हैं जिस त्रासदी के बारे में मानव इंसान पूरी कायनात पहले अभिज्ञ थी। बिल्कुल इसके प्रति हमारी कोई अवेयरनेस नहीं थी कि इस प्रकार की भी एक अभूतपूर्व परिस्थिति हमारे सामने घटी है और इस घटना इसका जो इम्पैक्ट आया है उसके लिए मानव समाज बहुत सजग रूप से तैयार नहीं था। परंतु मानव में, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि न कभी टूटा है न कभी गिरा है, तो परिस्थितियां जैसी भी आती हैं हम जो इंसान हैं हम उस परिस्थिति के विपरीत खड़े हो जाते हैं और अपना पूरा दमखम लगा के उस परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं। परंतु आज जो विषय हायर एजुकेशन से संबंधित है तो मैं अपना जो 30 मिनट है मैं इसी हायर एजुकेशन के संबंध में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सबसे बड़ी समस्याएं जो चैलेंज आज इस पोस्ट कोविड ने हम सबके सामने खड़ी की है वो किस प्रकार की चैलेंज है। हम सब जानते हैं देश के अंदर लाखों बच्चे हैं, करीब 35 मिलियन से भी ज़्यादा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और उसके ऊपर करीब 7-8 लाख से भी ज़्यादा बच्चे जो हर साल देश के बाहर जाते हैं और अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं। ये सारे बच्चे, अगर मैं भारतीय होने के नाते देखूं तो भारतीय होने के नाते ये सारे बच्चे आज एक साथ पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन में हैं और इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या जो आज बच्चों के सामने आई वो उनकी पूरी शिक्षा व्यवस्था का तहस नहस हो जाना, क्लास में नहीं जाना, पढ़ाई नहीं होना और इस सब के कारण से जो एक प्रकार की जो एंजाइटी आज बच्चों के अंदर है, जो एक प्रकार की जो डिप्रेशन आज परिवार के अंदर है, फैमिलीज़ के अंदर है, क्योंकि बच्चे जो हैं ये एक अपना एक एस्पिरेशन और एक अपनी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं और उस एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन को जब उन्होंने देखा कि फ्रक्टिफाई नहीं हो रही है और बहुत सारी विघ्न उनके सामने खड़े हो गए, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने है कि मोराल बच्चों का डाउन हो गया होगा, मोराल पेरेंट्स का डाउन हो गया होगा और ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हम सबसे लड़ सकते हैं लेकिन मोराल अगर टूट जाए तो उस मोराल के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने जो लगातार आ रही है वो ये है कि अभी कुछ दिनों में समस्याएं सुलझ जाएंगी। तो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे उन बच्चों की एग्ज़ामिनेशन होने थे, वो सारे के सारे एग्ज़ामिनेशन एक प्रकार से जो सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन हैं वो एक प्रकार से रुक गए और उन एग्ज़ामिनेशन के प्रति आज की डेट में बहुत ही कन्फ्यूजन है कि वो एग्ज़ाम कब होंगे कि नहीं होंगे और अगर नहीं होंगे तो किस प्रकार की परिस्थिति आएगी, क्योंकि अगर परीक्षाएं नहीं होंगी और बिना परीक्षा के बच्चे आगे निकल जाएंगे तो किस प्रकार की लेबलिंग आने वाले समय में बच्चों के ऊपर होगी। क्या उन्हें लॉकडाउन वाला पास बच्चा कहा जाएगा? ये भी एक समस्या बच्चों के सामने है। और अगर मान लीजिए परीक्षाएं होती हैं तो कितने समय बाद परीक्षाएं होंगी और उसका इम्पैक्ट बच्चों के आने वाली समय की जो शिक्षा होगी उसके ऊपर कैसे पड़ेगी, तो ये भी एक समस्या है।
बच्चों का एकेडमिक ईयर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया होगा। अब इस परिस्थिति में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ भी प्रभावित हुई हैं, और हम देख रहे हैं रोज़ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर में भी अभी प्रोडक्शन अपने पीक पे आने में बहुत समय लगेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो बच्चों ने जॉब्स के लिए सोचा था, जो अपने फाइनल ईयर में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनकी अपेक्षा थी कि अब वो मार्केट में जाके जॉब करेंगे, लेकिन उनकी भी उस अपेक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज लग गया होगा। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा इनकन्सिस्टेंसी का माहौल खड़ा हो गया है। कोविड ने सब चीज़ों को अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है, उनकी परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, और आने वाले समय में उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो जॉब है, वो सब प्रभावित हुई होंगी। उसके साथ बच्चों के जो मोराल है, एंजाइटी लेवल्स हैं, वो प्रभावित हुए होंगे। और आने वाले समय में एक जो बहुत बड़ा हमारे सामने विषय आएगा, वो आएगा कि अब ये, क्योंकि कोरोना के बारे में जो लगातार बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये अगले 5 साल भी चल सकता है, 4 साल भी चल सकता है, यह हो सकता है अगले 2-4 साल ये हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। कि हम कहते हैं कि पोस्ट कोरोना, मैं तो कहता हूँ अलॉन्ग विद कोरोना नाउ वी विल हैव टू लिव, वी डोंट हैव अ पोस्ट कोरोना टू लिव, वी हैव अ स्टेज कमिंग इन वेयर वी हैव टू लिव विद कोरोना। सो टू लिव विद कोरोना, हाउ आर वी गोइंग टू लिव? तो जो चैलेंज अब आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आएगी, वो चैलेंज बड़ी गंभीर है। अब सोशल डिस्टेंसिंग को अगर हम आधार मान लें, तो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर जो आज इंस्टीट्यूशंस की जो क्लासरूम्स हैं, वो क्लासरूम्स ट्रेडिशनल क्लासरूम्स के आधार पर सेट की गई हैं। यानी एक क्लास में मान लीजिए एक बच्चे 30 के हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कल परिस्थितियां ठीक होंगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज इंस्टीट्यूशंस के सामने खड़ी होगी कि वो उसी 30 के क्लासरूम में आज 30 बच्चों को नहीं ला सकते, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वायलेट करेंगे। तो इसका मतलब है एक क्लास की जो कैपेसिटी है वो लगभग आधी हो जाएगी। अब तो इस तरह से अगर आदि हो जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ने वाला है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, क्योंकि इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के पास होगी नहीं। और अगर मान लीजिए इसका कोई तोड़ भी निकाल लिया कि हाफ शिफ्ट आधे में करेंगे और हाफ नेक्स्ट में करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो ये कॉस्ट का इम्पैक्ट बहुत आने वाला है। ये बहुत बड़ी चैलेंज इंस्टीट्यूशंस के सामने आने वाली है। इसी के साथ साथ जो चैलेंज इंस्टीट्यूशंस के सामने आएगी वो टीचर्स की आएगी, बिकॉज इतने सारे टीचर्स आज इंस्टीट्यूशंस एंगेज नहीं कर पाएंगे कि वो जो ब्रोकन क्लासेस हैं, 15 की क्लासेस हैं या 30 की क्लासेस हैं, उनको मैनेज करें, बिकॉज ये उनके कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। आने वाले दिनों में जो उनकी रेवेन्यू है इंस्टीट्यूशंस की, वो इम्पैक्ट हो सकती है। उनके पास एडिकेट अमाउंट ऑफ फंडिंग नहीं होगी, हो सकता है स्टूडेंट्स पैसे नहीं दे पाएँ, हो सकता है उनके पास फंडिंग का अभाव हो सकता है स्पॉन्सर्स फंडिंग न दे पाए, हो सकता है गवर्नमेंट फंडिंग न दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रेशर कॉस्ट का होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, और उस कॉस्ट प्रेशर के अंदर इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारी तकलीफ़ें आने वाले समय में उठानी पड़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जब हम आज की परिस्थिति देखते हैं तो अच्छा ये भी लगता है कि तुरंत प्रभाव से हमारे एजुकेशन इकोसिस्टम ने उसको रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने जो तुरंत प्रभाव से डिजिटल फॉर्मेट को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने तुरंत प्रभाव से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू रखा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूशंस ने ये आज कहा है कि हमने अपनी डिजिटल फॉर्म से एजुकेशन को कंटिन्यू किया है, उसमें एक बड़ी समस्या ये रही होगी, और जो हमने भी अब एक्सपीरियंस की है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में, कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट बच्चों का जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है। देखिए हमारे भारत में इस समय एकदम से जो इस प्रकार का कोविड का इम्पैक्ट पड़ा, तो डिजिटली हम लोग इतने रेडी नहीं थे कि हम 100% स्टूडेंट्स को डिजिटल मैकेनिज्म से एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएँ। सबसे बड़ी तो चैलेंज कनेक्टिविटी की है, सबसे बड़ी चैलेंज बैंडविड्थ की है
कि जहाँ पे हमें 4G का नेटवर्क चाहिए होगा वहाँ 2G का भी नेटवर्क प्रॉपरली नहीं चलता है। तो और जहाँ तक रीच है, अगर हम देखें कि हमारे बहुत दूर दराज इलाकों में बच्चे रहते हैं जहाँ तो बिल्कुल ही इंटरनेट का बहुत बड़ा समस्या है। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आएगी कि जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि हमने इस पीरियड में करीब 70-80% बच्चों को तो पढ़ा लिया है, उनको एंगेज किया है, लेकिन 20-30% बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी कनेक्शन, डिजिटल कनेक्शन नहीं देखा होगा, और उसके कारण से उनकी जो शिक्षा है उन तक पहुंची नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है देश के सामने। और आने वाले समय में उनके एग्ज़ाम्स भी अगर हम करवाएंगे, अगर एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्जामिनेशन में हम ये क्लेम करके आगे एग्ज़ाम्स करते हैं कि हमने 70% 80% सिलेबस कंप्लीट किया, तो वो 20-30% बच्चों की समस्या हमारे सामने खड़ी रहेगी। तो आने वाले दिनों में उन बच्चों को कैसे उनके लॉस ऑफ लर्निंग को कवर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। जो हमारे समर वेकेशंस हैं उनको यूज़ किया जाए, जो एक्स्ट्रा टाइम दे टीचर्स दे के किए जाएँ, लेकिन लॉस ऑफ लर्निंग जो बच्चों का हुआ होगा इस पीरियड में, वो लॉस ऑफ लर्निंग को कवर करने की भी आवश्यकता है। एग्जामिनेशन के बारे में समस्या होगी कि क्या एग्जामिनेशन डिजिटल किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड में किए जाएंगे या ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उसके अपने और प्रकार के इश्यूज़ हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने है। परंतु इस दरमियान जिस समय लोगों ने डिजिटल मॉडल ऑफ एजुकेशन को अडॉप्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई जो आने वाले दिनों में हमें देखनी पड़ेंगी, और मैं उसको पैराडाइम शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। और ये पैराडाइम शिफ्ट केवल रेगुलेटर का नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का नहीं है, ये पैराडाइम शिफ्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, ये पैराडाइम शिफ्ट फैकल्टी लेवल पे है, ये पैराडाइम शिफ्ट स्टूडेंट लेवल पे है, पेरेंट लेवल पे है, और हमारे पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर है। और सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में अगर हमें पॉलिसी लेवल पे देखना है, तो हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज आज की डेट में पॉलिसी लेवल पे ये है कि आज हम 180 डेज़ ऑफ टीचिंग को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसमें वर्कशॉप, लैब, ये सब मिल के होता है। लेकिन अब जिस परिस्थिति में हम लोग एंटर कर गए हैं, इस परिस्थिति में एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में आपकी जो प्योर फिजिकल क्लास एंड 180D वाला कॉन्सेप्ट है, ये सही शायद नहीं उतर पाए, खरा नहीं उतर पाए। और इसलिए मुझे लगता है रेगुलेटर को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस 180 डेज़ के एस्पेक्ट को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ब्लेंडेड अप्रोच के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और जो आज 20% ऑफ मूक्स की लर्निंग है, मुझे लगता है इसको भी हमें फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। कुल मिला करके करीब 30-40% तक हमें, मैं ज़्यादा भी कहूँगा, परंतु 40% तक हमें ब्लेंडेड अप्रोच की लर्निंग में जो डिजिटल बेस्ड लर्निंग है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। परंतु उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपना एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो परिवार वाले बच्चों का इंटरनेट पे रहना बहुत देर तक पसंद नहीं करते, महिलाओं का बहुत देर तक फ़ोन के साथ लगा रहना एक सोशल स्टिग्मा है। तो माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उसके साथ साथ एक रिस्क भी है, क्योंकि हमारे बच्चे, जो छोटे बच्चे होंगे, वो बहुत देर तक इंटरनेट में एक्सपोज रहेंगे, और इंटरनेट हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है इंटरनेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का कंटेंट भी होता है। तो वहाँ पे रिस्क है बच्चों का कि उस पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेंट की ओर ज़्यादा आकर्षित ना हो। तो वो एक समस्या का समाधान भी साथ साथ में देखना है। परंतु आने वाला समय जो टेक्नोलॉजी है, ये कनेक्टर बनेगा बिटवीन स्टूडेंट एंड द एजुकेशन, जो बड़ा स्पष्ट रूप से आज हमें दिखाई दे रहा है। और ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी विल बिकम द इंटरमीडियरी बिटवीन द फ्यूचर लर्निंग एंड द स्टूडेंट। सो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए, और इस प्रिपरेशन के लिए हमें इंस्टीट्यूशन लेवल पर और हमें टीचर लेवल पर बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशन लेवल पर तो ये तैयारी करनी है कि इंस्टीट्यूशन को एक सही प्लेटफॉर्म
को चूज़ करना, उसे ढूंढना, ये उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उस प्लेटफॉर्म को चूज़ और सेलेक्ट करके उसके ऊपर किस प्रकार का कंटेंट हमें लेके आना है और किस प्रकार के कंटेंट की डेवलपमेंट करनी है, किस प्रकार के कंटेंट की कस्टमाइजेशन करनी है जो अप्रोप्रिएट हो टू द नीड्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन एंड देयर स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला इंस्टीट्यूशंस ने लेना है। एक बहुत बड़ा पैराडाइम है आज डिजिटल लर्निंग के प्रति। लोगों को लगता है कि डिलीवरी ऑफ कंटेंट को डिजिटल लर्निंग कहा जाता है, जबकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है डिजिटल लर्निंग के लिए कि delivery of content is not digital learning. Enhancing the learning experience is actually the purpose of digital based learning. So when you say, जब कोई ट्रेनर कहता है कि मैं डिजिटल कंटेंट डिलीवर करूँगा, तो वो एक पूर्ण रूप से डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट नहीं है। आज लर्निंग को एनहेंस करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे सामने। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास क्लाउड है, हमारे पास बिग डेटा है, हमारे पास आईओटी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करना है। अब आप जैसे नेटफ्लिक्स आज देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप देखें, जब आप कोई प्रोग्राम देखते हैं, लगातार बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स के जो एल्गोरिथम्स हैं, जिस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटफ्लिक्स के ऊपर है, वो उस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके अंदर जो एल्गोरिथम्स लगा रखे हैं, वो एक कंटेंट यूज़र को समय समय पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि उसने जिस कंटेंट को एक्सप्लोर किया है उससे रेलिवेंट कंटेंट किस कंटेंट में मैच करता है। यानी जो एक्सपीरियंस ऑफ यूज़र है, वो एक्सपीरियंस ऑफ यूज़र और यूजेबिलिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको असेस किया जाता है और यूज़र के सामने उसी कंटेंट को लाया जाता है जिस कंटेंट को यूज़र एक्सपेक्ट करता है, जिस कंटेंट को यूज़र बार बार यूज़ करता है, जिस कंटेंट को यूज़र लगातार सर्च करता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमें डिजिटल डिलीवरी मोड से लर्निंग एनहेंसमेंट एंड एक्सपीरियंस मोड पे जाना है, तो सबसे पहले हमें टेक्नोलॉजीज़ का सही उपयोग करना, क्लाउड के ऊपर एनालिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है और उस एनालिटिक्स के आधार पर टीचर्स बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है। लर्निंग की एक्सपीरियंस को कस्टमाइज़ करने के लिए एक फैकल्टी को किस प्रकार के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया के बदलाव को देखें, पिछले 10 वर्षों में, एक दशक में इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी तरह से ट्रांजिशन किया टेक्नोलॉजी की ओर। आप देखिए आज प्लेटफॉर्म बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ कितनी सक्सेसफुल हैं और आज प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज़ अपने आप को दुनिया की टॉप 10-15 कंपनीज़ में बिठा चुकी हैं। और उसका कारण क्या है? उन्होंने पिछले 10-15 साल में बहुत सही तरीके से अपने आप को टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्लाइंट बेस, कस्टमर तक, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की नीड को एड्रेस किया है। मुझे समझ में ये नहीं आता कि पिछले 10 साल में अगर इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस एक बहुत अच्छे तरीके से ट्रांजिशन कर पाए, हमारी हायर एजुकेशन क्यों नहीं कर पाई? या तो इसको मैं कॉम्प्लेसेंसी कहूँ या इनर्शिया कहूँ, या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा फीफडम है एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी। कहीं ना कहीं पे कुछ लोग एजुकेशन को ट्रांजिशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर करने नहीं देना चाहते, क्योंकि उसमें उनका नुकसान है। उसमें उनको लगता है कि एक नया लर्निंग का मॉडल खड़ा हो जाएगा जिससे एग्जिस्टिंग लर्निंग के सिस्टम्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार को, रेगुलेटर्स को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को इसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को कैसे लाया जाए।
टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और ये टीचर्स की ट्रेनिंग के आधार पर ही लर्निंग की एक्सपीरियंस को एनहेंस किया जा सकता है। क्योंकि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, वो ट्रेडिशनल क्लासरूम वर्सेस डिजिटल क्लासरूम में बहुत बड़ा अंतर है। आज अगर एक टीचर सोचता है कि जैसे क्लासरूम में वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में जा रहा था वैसे ही वो एक डिजिटल क्लासरूम को भी कंडक्ट करेगा, ये उसकी गलतफहमी है। डिजिटल क्लासरूम के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करने की आवश्यकता है। जिस समय एक टूल को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस टूल के फीचर्स को समझने की ज़रूरत है, उन फीचर्स को कैसे यूज़ करना, उस यूजेबिलिटी के अराउंड अपने कंटेंट को कंटेक्चुअलाइज करना, ये एक फैकल्टी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और साइंस ऑफ लर्निंग को समझना, साइंस ऑफ लर्निंग बड़ी अमेजिंग सब्जेक्ट है कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट सीखता कैसे है, और उस सीखने की जो साइंस है, उस साइंस को समझना और उस समझने के आधार पर टीचर्स को अपने कंटेंट को, अपने मटेरियल को डेवलप करना। बहुत सारे माध्यम हैं। अब आज आप अगर देखें, जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और डिजिटल टूल को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको आप क्या कहते हैं, पोल्स का यूज़ किया कर सकते हैं, सर्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्रेकअवे रूम्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्लास को ही आप विभिन्न ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, आप केस स्टडीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप पजल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स की इंटरेक्शंस को एनहेंस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फैकल्टी को इन सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर कंटेंट के ऊपर भी, कि वीडियोस को जब आप डेवलप करते हैं, उनको वीडियोस को रिकॉर्ड करके वापस स्टूडेंट्स को भेजना, ताकि स्टूडेंट्स ने अगर उसे नहीं देखा हो तो अपने समय में स्टूडेंट उसको देखे, उनके अंदर असेसमेंट्स को इंटीग्रेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है एक फैकल्टी के लिए कि इन एस्पेक्ट्स को असेस करना और ये देखना कि कैसे इन चीज़ों को इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि फैकल्टी के माइंडसेट को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज फैकल्टी स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लीवरेज करने के लिए। इसके बाद फैकल्टी को जब प्लेटफॉर्म के ऊपर कंफर्टेबल हों, नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सिमुलेशंस हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ में गेमिफाइड अप्रोचेस हैं, इन अप्रोचेस को भी लीवरेज करना, क्योंकि लर्निंग के अंदर एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के अंदर एप्लीकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सारा तभी हो सकता है जब आप लर्निंग को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सको। तो बहुत सारे सिमुलेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, गेमिफाइड अप्रोचेस हैं, जिनको एक फैकल्टी यूज़ कर सकती है और हायर एजुकेशन में उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और कल स्टूडेंट्स जो है वो मार्केटेबल, एम्प्लॉयबल उस पढ़ाई के बाद निकल सकता है। मुझे लगता है कि इस समय रेगुलेटर्स के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। उन्हें तुरंत से प्रभाव से एक कमेटी का गठन करना चाहिए, जो एक टास्क फोर्स के नाते इस सारे एस्पेक्ट को असेस करे, डिजिटल एस्पेक्ट्स को असेस करे, और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे को करंट सिस्टम के अंदर हायर एजुकेशन में देनी चाहिए, ताकि नए तरीक़ों से हम आने वाले दिनों में शिक्षा को हैंडल कर सकें। इसके साथ साथ रिसर्च के ऊपर भी हमारे यहाँ आज बहुत बड़ा असर पड़ा होगा, क्योंकि अगर हम तुरंत प्रभाव से इस नए मॉडल की कल्पना और उसको फॉर्मलाइज करके उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी जिसे वो खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एक पॉलिसी के नाते रिसर्च के प्रति किस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, टीचिंग के प्रति किस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, कंटेंट के प्रति किस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस ने इनमें किस प्रकार से अपने इनपुट्स को लाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाए, मुझे लगता है एक फ्यूजन बेस्ड लर्निंग मॉडल भारत में इवॉल्व हो सकता है, जहां बाउंड्रीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कैन मेल्ट नाउ एंड यूनिवर्सिटीज़ नीड टू गो आउट एंड कोलैबोरेट। जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को आप कैपिटलाइज करें, कोलैबोरेट करें, इंटीग्रेट करें और स्टूडेंट्स तक उसके वैल्यू को पहुंचाएं। मुझे लगता है इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज द वैल्यू फॉर द स्टूडेंट। और ये हायर एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है आज, अगर हम चाहते हैं कि हायर एजुकेशन रियल पर्पस सॉल्व करे आने वाले दिनों में हमारे इस सोसाइटी के लिए।
सो मुझे लगता है कि अगर हायर एजुकेशन में टीचर्स अपने माइंडसेट और अपने इस फ्रेम को ठीक करें, अपने पैराडाइम्स को सेट करें, रेगुलेटर्स भी एक बार फिर से नए तरीके से शिक्षा की ओर अपनी नज़र दौड़ाएं, मुझे लगता है कि साथ साथ में हमें अपनी शिक्षा में, चाहे वो हायर एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन या इंटरमीडिएट एजुकेशन है, हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम वैल्यूज़ को आज इनकलकेट नहीं करेंगे, कोरोना जैसी त्रासदियाँ और होती जाएंगी। हमें एक अच्छा समाज, एक अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा यूथ खड़ा करना है। पोस्टेरिटी को हमें एक अच्छी दुनिया देनी है। जिस दुनिया में अब हम पहुँचे हैं, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी इम्यूनिटी लेवल्स बहुत लो हैं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है बहुत डिग्रेडेड है, सेल्फिश सोसाइटी की ओर हम लोग जा रहे हैं, कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटीज़ हम बन रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में शिक्षा और जो हायर एजुकेशन है, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ये एक नया सिटीज़न कैसे क्रिएट करे। हमें एक बहुत अच्छे देश की कल्पना करनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि सेल्फ रिलायंट भारत वहीं से खड़ा हो सकता है जहां सेल्फ रिलायंट युवा, जहां सेल्फ रिलायंट सिटीज़न खड़ा होगा। और हमारी शिक्षा को ऐसा डिज़ाइन करना है कि ये सेल्फ रिलायंट युवा खड़ा करे, और उस सेल्फ रिलायंट युवा के लिए वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, एडेप्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम सॉल्वर का होना बहुत ज़रूरी है, कोलैबोरेटिव थिंकर का और कोलैबोरेटिव पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कुल मिला करके ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है भारत के सामने। आप देखिए, दुनिया भर में भारत से हर साल करीब 10 लाख बच्चे जाते हैं, 8 से 10 लाख बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए। और अब इस त्रासदी के बाद कोई अमेरिका नहीं जाएगा, कोई जर्मनी नहीं जाएगा, कोई जापान नहीं जाएगा, कोई यूरोप नहीं जाएगा, कोई चाइना नहीं जाएगा, और सबको ये मालूम लगेगा, और सब अब बड़े हेजिटेंट हैं कि भारत में ही रहना है, भारत से बाहर नहीं जाना है। क्योंकि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से एडवांस देशों में भी क्या हालत हो गई लोगों की, लोग ये देख चुके हैं। तो इसलिए भारत के अंदर अब शिक्षा के प्रति ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और शिक्षा के शिक्षकों के ऊपर और शैक्षिक संस्थानों के ऊपर और हमारी व्यवस्था, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सरकार, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ेगी कि कैसे हम एक फ्रंट लीप कर दें, एक लीप फॉरवर्ड कर दें, और नया ट्रांसफॉर्म्ड एजुकेशन विद वैल्यूज़ देश के अंदर खड़ा करें, और अपने युवाओं को उस नई सोच के साथ जोड़ें जिस सोच से हम एक सेल्फ रिलायंट भारत को ला सकते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने अपना जो समय है वो समय के अंदर इसको कंप्लीट किया है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप उसको मेरे फेसबुक पे या मेरे इसी वीडियो पे नीचे आप वो अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। और इसी के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद तथा संस्थान का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं इस विषय के ऊपर अपने विचार रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।